अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं वो बेसिकली CFAP 5, इसका नया नाम टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस के नाम से ICAP ने प्रपोज किया है। उसके सेंस को डिस्कशन के लिए हम हाजिर हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना। मेरा नाम खालिद महमूद है, मैं फेलो मेंबर हूँ ICAP का और सिंस 2006 जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ ऑडिट फर्म के साथ और साथ ही पढ़ा भी रहा हूँ। मेरे जो कोर एरियाज है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, स्पेशलाइजेशन है वो टैक्सेशन है, कैफ लेवल पे भी और फाइनल लेवल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। और साइमल्टेनियसली मैं आपको टीच कर रहा हूँ एडवांस अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का एरिया भी। तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो जो सिलेबस हमारा टैक्सेशन का, उसके बारे में बात करेंगे। जो मिथ्स हैं, जो इसमें चैलेंजेस हैं, जो इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके मुतालिक मैं चाहता हूँ एक छोटी सी एक आपके साथ डिस्कशन करूँ और ये मैं बताऊँ आपको कि हाउ मच चैलेंजिंग दिस पर्टिकुलर पेपर इज एंड इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास करने के लिए, खासतौर पर सिलेबस को सामने रखते हुए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर पेपर का नाम जो अब से पहले एडवांस टैक्सेशन था, अब उसका नाम टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, जो कि CFAP 5 के नाम से टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, ये नाम है इस आपके सब्जेक्ट का। जो कि पहले अगर हम कहेंगे ओल्ड पेपर का जो नेम था वो था एडवांस्ड टैक्सेशन। Although that name is also attractive to the students as well, लेकिन अब अगर मैं नाम पे बात करूं तो इट इज मोर रेलिवेंट टू कि आपको बेसिकली इस लेवल पे जो आपने पेपर पढ़ के अपने आप को वेल इक्विप्ड करना है, वो टैक्स प्लान करना है, टैक्स प्लानिंग पे काम करना है। और ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस में रहे हैं एज टैक्स कंसल्टेंट और इवन टैक्स मैनेजर इंडस्ट्री, तो आपको क्या चैलेंजेस हैं उनको सामने रख के आप ये पेपर बनाया का नाम रखा गया है। सबसे पहले तो अगर मैं नाम की आपसे बात करूं तो अच्छा, जो कंटेंट्स हैं पेपर के, जो पहले भी आपके सामने जो पुराना पेपर था उसमें भी और अब जो पेपर नया नाम के साथ आपके सामने आया है वो तकरीबन सेम है। अगर मैं आपसे शेयर करूं, पहले भी वो आपके जो कंटेंट्स थे वो इनकम टैक्स थे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक। और सेकंड अगर हम बात करें तो दैट वाज सेल्स टैक्स, और थर्ड फेडरल एक्साइज। ये तीन एरियाज कवर करता था आपका सिलेबस ओल्ड जो एडवांस टैक्सेशन का आपका एरिया है। और अब भी ये तीन ही मेजर एरियाज पे वो काम कर रहा है, लेकिन उसने जो उसकी जो ग्रिड है और उसकी वेटेज है उसको थोड़ा सा शफल किया है और जरा डिटेल में आपके सामने डिस्कशन की है कि वो आपसे कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और किन एरियाज में जाके पूछेगा। Before going to the syllabus areas, we must know this is an open book exam. आपका ओपन बुक एग्जाम है। ये ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये है कि ऑब्वियसली आप किताब साथ लेके जा सकते हैं, बेयर एक्ट साथ लेके जाएंगे, कोई भी बाइंडिंग बुक जो इसमें बेयर एक्ट्स अवेलेबल हैं, यू कैन टेक दोज बुक्स विद यू इन योर एग्जाम, और ऑब्वियसली यू कैन रेफर दैट बुक व्हाइल यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो इट इज ऑब्वियसली एन अपॉर्चुनिटी टू यू कि आप बेहतर परफॉर्म कर सकें एज फार एज दिस पेपर। लेकिन ऑब्वियसली इट वुड बी अ चैलेंज ऑन द अदर वे कि ऑन द अदर साइड कि आपका एग्जामिनर जानता है कि आपके पास बेयर एक्ट, बेयर लॉज अवेलेबल हैं,
तो जब पेपर डिजाइन करेगा तो उसमें उसने इस बात को मद्देनजर रखना है, और मोस्ट प्रोबेबली पेपर की जो जो नौइयत होगी वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगी, ज्यादा सिनेरियो बेस्ड होगी, ज्यादा ओपिनियन बेस्ड होगी, रादर देन जो रटा सिस्टम है उसकी तरफ जाया जाए। और ये पिछले, अगर मैं आपसे कहूँ 4-5 अटेम्प्ट जो गुजर चुकी हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा है, तो वो इस बात को बार बार आपके सामने रख रहा है कि although you have booked with yourself, all laws are with you in your examination hall, even then you are not in a position to answer, क्योंकि वो आप जब उस सिचुएशन में नहीं जाएंगे, वो मुख्तलिफ लॉ की प्रोविजंस को इकट्ठा करके एक सवाल सिनेरियो बनाता है, चाहे वो न्यूमेरिकल पूछे या सिनेरियोस बना के पूछे। तो आप जब तक ओवरऑल ग्रिप नहीं होगी सब्जेक्ट के ऊपर, आप बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये वो एरिया है, ये वो आप समझें कि आपका चैलेंज है जिसको आपने एड्रेस कर, मैं आपको करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने जो अपने सिलेबस को डिजाइन किया है, पूरा सिलेबस आपको जो मैं पढ़ाऊंगा, जो आपके पास अवेलेबल होगा, आप देखिएगा कि हम इस बात को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कि हम ओवरऑल इसको जो है ना ग्रिप हासिल करें, ताकि हमें एज प्रैक्टिशनर, आप दूसरे लफ्जों में कह लेंगे, हमें टैक्स के बारे में पता हो। हमें सिर्फ एक सतही लेवल का हमें नॉलेज ना हो टैक्स के लॉज का, टैक्स की प्रोविजंस का, बल्कि ओवरऑल उसको अप्लाई करना भी आता हो। एंड दैट इज बेसिकली चैलेंज फॉर यू। और सेकंड चैलेंज, एज ऑल यू नो, कि आपने टैक्स का पेपर एक कैफ लेवल पे पढ़ा होता है, और आफ्टर दैट ऑलमोस्ट 2.5 years, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के बाद आप पेपर पढ़ते हैं ये एडवांस टैक्सेशन, जिसको हम अब टैक्स प्लानिंग और प्रैक्टिस का नाम दे रहे हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो जब अपने आर्टिकल्स स्टार्ट करते हैं तो दे स्टार्ट देयर आर्टिकल्स इन बेसिकली ऑडिट, तो टैक्स से काफी पीछे चले जाते हैं। बल्कि इवन अगर कोई टैक्स की प्रोविजन या टैक्स के बारे में ऑडिट में भी बात आती है, तो वो भी रेफर कर दिया जाता है ऑडिट फर्म, जो फर्म है उसके टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ, और वो उसकी डेफर्ड टैक्सेशन और बाकी चीजों की कैलकुलेशन करके आपको प्रोविजन रोकवाने के लिए बता देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स नॉर्मली प्रैक्टिकल टैक्स से काफी दूर चले जाते हैं। इवन जो उन्होंने बेसिक्स पढ़ी होती हैं टैक्स के पेपर में, उससे भी काफी लेट हो चुके होते हैं, वो काफी देर पहले उन्होंने पढ़ी होती है। तो दिस इज अनदर चैलेंज फॉर द स्टूडेंट्स कि इस थोड़े से टाइम के अंदर उन्होंने ना सिर्फ अपने बेसिक्स को रिवाइज करना है, रिफ्रेश करना है, इवन देन उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है जिसमें उसको वो बेहतर तरीके से टैक्स प्लान करके और उसको इम्प्लीमेंट करके उसको अप्लाई कर सकें लॉस को, जो कि आपके एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज द चैलेंज। और इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हम ओवर द ईयर्स ये पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं, मेरी ये कोशिश होती है हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ कि हम उनको टैक्स के लॉ की ना सिर्फ प्रोविजन बताएं बल्कि उनको अंडरस्टैंड करें। मतलब मैं तो आमतौर पर लॉज के बारे में जब मैं टैक्स पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपको टैक्स का रट्टा नहीं लगवा रहा, टैक्स को पढ़ा नहीं रहा, बल्कि टैक्स समझा रहा हूं। ये समझाना जो है ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझने की बात क्लियर होगी तो इंशाल्लाह ताला कोई टेंशन या कोई परेशानी आप दोस्तों को नहीं हो रही होगी। When you have understood the law provisions and you are in a position to apply the different law provisions in one scenario, और जिसके लिए हमने प्रैक्टिस भी करनी है, काम भी करना है, डिस्कशन भी करनी है, तो इंशाल्लाह ताला यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ बेटर पोजीशन कि आप इस पेपर को पहली अटेम्प्ट में पास कर सकें। तो दिस इज अ चैलेंज which we are going to accept along with you. I am also accepting this challenge. मैं पहले भी इसको एक्सेप्ट करता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स की फीडबैक अगर आप लेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का ये इशू नहीं होता कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है। जब वो जो दूसरा चैलेंज जो कि पहले था, जब ओपन बुक एग्जाम नहीं था, उस वक्त उन्हें रट्टा भी लगाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अब उन्हें सिर्फ मैपिंग करनी है। ओपन बुक एग्जाम के अंदर जो एक दूसरी चीज होती है जिसको आपने करना है, मैपिंग के लॉ प्रोविजंस को डिफरेंट जगह पे मैपिंग कर देना, और दूसरा उसका अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग तो मैंने आपसे कहा कि इंशाल्लाह ताला हम लॉ को ऐसे पढ़ते हैं कि समझ जाएं, और इंशाल्लाह कोई टेंशन, चाहे वो
बेसिक लॉज हों, चाहे वो अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस लेवल की टैक्सेशन नॉन रेजिडेंट की हो, इसके अलावा थिन कैपिटलाइजेशन जैसे टॉपिक्स हों, और सेल्स टैक्स की एडवांस टैक्सेशन की बातें हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह नो इश्यूज एट ऑल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको हर रोज डेली लाइफ में अपनी फर्म में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकल सिनेरियोज में जाके हम उसकी डिस्कशन करेंगे, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि जो मैपिंग वाला एरिया है, दैट इज द क्रिटिकल एरिया, इस पे आपने काम करना है। मैं आपको इस पे गाइड भी करूंगा, मैं इस पे मैपिंग करके भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द मैपिंग, तो होगा क्या, जो पिछले काफी दफा पेपर्स में हुआ कि आपका एग्जामिनर ओपन बुक होने की वजह से वो लेंथी पेपर बनाता है। वो आपको, अगर आपको पहले नहीं पता उस लॉ प्रोविजन का कि वो कौन सी जगह पे अवेलेबल है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी ओरिजिनल लॉ के अंदर, तो आपको उस पर काफी सर्च करनी पड़ती है। और उसका रिजल्ट स्टूडेंट्स आमतौर पर ये फीडबैक भी देते हैं कि सर एक क्वेश्चन रह गया, 1.5 क्वेश्चन रह गया। रीजन के उन्होंने वहां जाके मैपिंग करना शुरू की और ढूंढना शुरू किया जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम बाय द वे। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जब भी आपने टैक्स की इस पेपर की तैयारी करनी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं इशू होगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, उसकी एप्लीकेशन, नो इश्यूज एट ऑल, इन डिफरेंट सिनेरियोज इवन नो इश्यूज एट ऑल। लेकिन कुछ चीजें बहरहाल हमें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें हमें जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो उसकी हमें वो याद वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। मुख्तलिफ लॉ की प्रोविजंस जो मुख्तलिफ जगह पे किसी सेक्शन में अवेलेबल है, किसी शेड्यूल में अवेलेबल है, कहीं रूल्स में अवेलेबल हैं, तो उनको इकट्ठा करके पढ़ना पड़ेगा। तो वो हम उसी वक्त कर सकेंगे जब हमने अपनी लॉ की मैपिंग अच्छी की होगी। हमें पता होगा कि यार इनकम टैक्स का ये जो मैटर है, ये फला सेक्शन में, फला सेक्शंस में अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट सेक्शन पता हो, एटलीस्ट फला सेक्शंस में अवेलेबल है, फला शेड्यूल में अवेलेबल है, फला आपके क्या कहते हैं उसको, रूल्स अगर इनकम टैक्स के हैं उनमें अवेलेबल है। तो सबको मिला के हम एक बात करेंगे, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग के बाद जो मेमोराइज करने वाला अगर एरिया कम रह भी जाता है, तो वो मैपिंग के जरिए मुकम्मल हो जाता है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आई होप आपको इस बात की समझ में आई होगी। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक दफा आपके साथ सिलेबस शेयर करूं जो इस वक्त आपका एप्लीकेबल होगा इस अटेम्प्ट के लिए। तो ये मैं आपके सामने, अगर मैं रखूं आपके सामने सिलेबस, तो ये आपके लिए टैक्स प्लानिंग का सिलेबस है इस लेवल के ऊपर जी। दिस वन। अब देखें आपके सामने उसने 3 एरियाज में आपके सिलेबस को डिफाइन किया कि भाई एक इनकम टैक्स ग्रिड है, दूसरी ग्रिड में सेल्स टैक्स और एफईडी इकट्ठी दे दी उसने। पहले होता था कि सेल्स टैक्स के अलग नंबर होते थे, एफईडी के अलग मार्क्स होते थे, अब ऐसा नहीं है। उसने इनकम टैक्स को अलग से रखा और सेल्स टैक्स का एक एरिया अलग रख दिया, और एक एरिया उसने साथ जोड़ दिया एथिक्स का, और उसकी वेटेज दी गई। आप देख सकते हैं कि 50 से 60 नंबर वो कह रहा है कि मैं आपको दूंगा इनकम टैक्स के एरिया से, 30 to 45 मार्क्स जो कि अच्छे खासे नंबर हो गए हैं अब 2 एरिया से, सेल्स टैक्स में से और एफईडी में से। और बाय द वे एथिक्स का एरिया जो है वो 5 से 10 मार्क्स का होगा, जिसमें एथिक्स भी वो ले आएगा, और बाकी अब आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी। तो ये रिलेटिवली थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरी है जो 5 से 10 नंबर की पूछ रहा है। मेन लॉस जो हमने इस सिलेबस में पढ़ने हैं वो सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है और एफईडी है। अब आप देखें, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि उसने आधी लाइन में आपको इस पेपर का ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी बता दी। वो कहते हैं मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, एनालाइज करने रेलेवेंट लॉ टैक्स इंफॉर्मेशन के बारे में, आप इस पोजीशन में आ जाएं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और एक ओवरऑल नीचे उसने लर्निंग आउटकम्स रदर से भी बताए हैं। अब मैं सिर्फ आपको पिछले जो सिलेबस की बात करें तो उसमें और इसमें क्या फर्क है। एक तो मैंने आपसे कहा कि नाम देखें, नाम क्या है, C-FAB 5 टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। लेकिन अगर हम ओल्ड सिलेबस की बात करें तो उसका नाम था एडवांस टैक्सेशन, जो उसका नाम था एडवांस टैक्सेशन। और ऑब्वियसली अगर मैं उसकी वेटेज की बात करूं तो ये इनकम टैक्स के लॉज थे वो 50 to 60 है। अब भी
आप देख रहे हैं इस वक्त भी अगर हम देखें तो वो 50 to 60 ही वेटेज है। तो इनकम टैक्स में तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अगर हम बात करें आपकी पुराने सिलेबस में 35 से 40 नंबर थे सेल्स टैक्स के और एफईडी के, लेकिन अब अगर हम देखें तो वो 30 से 45 नंबर तक चला गया। यानी कि इसका मतलब है कि 5-7 नंबर का ज्यादा वेटेज अपने पास उसने रख लिया इन दो एरियाज के अंदर। एथिक्स अगर आप देख रहे हैं तो ओल्ड सिलेबस में भी प्रोफेशनल वैल्यूज, एथिक्स एंड एटीट्यूड के नाम से 5 से 10 नंबर थे। अब भी अगर आप देखेंगे इस वक्त भी इस सिलेबस में 5 to 10 मार्क्स हैं सिर्फ एथिक्स के नाम से। तो उसने तकरीबन ऑलमोस्ट नाम चेंज किया, कंटेंट्स चेंज नहीं किए जो आपसे एग्जामिन करवाना चाहता है। हाँ, ये एज अ टीचिंग आवर्स उसने बता दिया कि एज अ टीचर आपको तकरीबन इतने इतने आवर्स इनको देने हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मीडियम में पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से आपको आवर्स एलोकेट करने पड़ते हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर इज फ्रॉम इनकम टैक्स, whereas the second half of the paper is from sales tax, from excise duty and ethics as well। तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि 50 to 60% पेपर जो है आपका इनकम टैक्स में से आएगा, और इनकम टैक्स में से आएगा, और दूसरा सेल्स टैक्स और एफईडी और एथिक्स को मिला के आप समझ लें कि अगर मैं ये कह सकूं कि 40 से 50 नंबर का पेपर आएगा, तो कहीं इसमें गलती नहीं है। दैट इज द पॉइंट जो हम आपको तो पहले बात करना चाहते हैं। तो उसने बता भी दिया कि अगर मैं इनकम टैक्स की बात आपसे करूं तो मैं आपसे चाहूंगा आप इनकम टैक्स वेरियस हेड्स ऑफ इनकम से मालूम करना आता हो आपको, उस पर टैक्स कैलकुलेट करना आता हो आपको, लॉसेस की प्रोविजन, डिडक्टेबल अलाउंसेस की, टैक्स क्रेडिट्स की, और बाकी जो भी टैक्स कंसेशंस हैं वो आपको आती हों। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे कि प्रोफिशिएंसी लेवल आपका क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी लेवल 2 और टेस्टिंग लेवल हम आपसे 3 पूछेंगे। दुनिया में टेस्टिंग लेवल 3 से आगे कोई लेवल नहीं होता बाय द वे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपसे हम सिनेरियोज बना के लॉ को अप्लाई करवा सकें इन डिफरेंट सिनेरियोज। आई वुड डिस्कस विद यू कि व्हाट एक्चुअली प्रोफिशिएंसी लेवल इज। 1 2 3 लेवल होते हैं, 1 2 3, एंड टेस्टिंग लेवल भी 1 2 3 होते हैं। तो एज फार एज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम इन डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, टैक्स जो है ना लॉसेस हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, टैक्स क्रेडिट्स हैं, वो कहते हैं इसमें तो भाई जान मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है, मैं आपसे 100% आपकी एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी और मतलब टेस्टिंग लेवल पे तो मैंने आपको कहीं पर पीछे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जाहिर बात है इसके बाद आपने टैक्स एडवाइजर बनना है मुख्तलिफ क्लाइंट्स का, तो वो कैसे आपको कह सकता है कि भाई कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा बहुत भी बताओ, तो वो चाहेगा कि आप टेस्टिंग लेवल 3 आपसे चेक करें। फिर दूसरा एडवाइस ऑन रिटर्न्स, असेसमेंट्स, अपील्स, रिकॉर्ड्स, ऑडिट, कलेक्शन, रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स, एडवांस टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, मिनिमम फाइनल टैक्स, सारी चीजें आपको आनी चाहिए एज योर लर्निंग आउटकम। और ऑब्वियसली इसमें प्रोफिशिएंसी लेवल भी 3 चाहता है, लेकिन टेस्टिंग लेवल में वो 2 पे चला गया कि कई बहुत कॉम्प्लिकेशन और टेक्निकल एरियाज होते हैं, शायद हम आपसे वो तो ना पूछें, लेकिन हम एक अच्छे खासे लेवल पे आपको लेके जाएंगे। टेस्टिंग लेवल 2 1 से ऊपर है, इसका मतलब 1 का मतलब जनरल आपसे चीजें पूछनी है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ये नहीं है, वी विल अप्लाई द प्रोविजन एज वेल। फिर उसने कहा इंटरनेशनल जो टैक्सेशन के एस्पेक्ट्स हैं उस पे हम आपको एडवाइस आपको करना आना चाहिए। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट टैक्सेशन में आपके पास टैक्स प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, ये तमाम चीजें, नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन कह लें या बाकी तमाम चीजों में आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल 3, और मैं तो वैसे इस प्रोफिशिएंसी लेवल को भी 3 समझता हूँ, और टेस्टिंग लेवल भी 3 और 2, बाकी आई कैप 3 2 में कोई खास फर्क रखता नहीं है, कहाँ 2 खत्म होता है और कहाँ 3 शुरू हो जाता है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो ऑब्वियसली वी विल अज्यूम कि वो आपसे जो ऑप्टिमम लेवल, एक अच्छा लेवल होता है एज अ स्टूडेंट, आपसे टैक्स का वो पूछेगा इनकम टैक्स के अंदर, एंड सेम विद द सेल्स टैक्स एज वेल। उसने कहा कि मैं सेल्स टैक्स का जो पोर्शन है उसमें आपको क्या इनपुट और आउटपुट की सेल टैक्स की एडजस्टमेंट करनी आती है, जीरो रेटिंग के साथ, एग्जाम सप्लाईज के साथ, आप देख लें प्रोफिशिएंसी और टेस्टिंग लेवल 3 है। इसी तरह अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड करना, रिफंड लेना पता है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिकॉर्ड्स, ऑडिट अपील, ये थ्योरी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, जो
प्रैक्टिस में चल रही है और आपके सामने प्रोफिशिएंसी लेवल 3 बट वी कैन टेस्ट अप टू 2 लेवल जी। फिर इसी तरह से प्रोविंशियल कैपिटल टेरिटरी सेल्स टैक्स एप्लीकेबल ऑन द सर्विसेज और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज विद रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए टैक्स प्लानिंग उसने डायरेक्ट टैक्सेस में भी आपके सामने रख दी, ये मैं आपको मुख्तलिफ एरियाज में प्लान करना आता है कि नहीं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी टैक्स प्लानिंग आपके सामने आ गई और उसमें भी वो आपसे प्रोफिशिएंसी लेवल 3 रिक्वायर कर रहा है। आगे चलते हैं एफईडी में, क्योंकि सिलेबस बहुत थोड़ा है, मैं आगे जाके शेयर करता हूं आपसे, तो वो सिर्फ आपसे फेडरल एक्साइज की कुछ प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं जो आपको आनी चाहिए और उसका टेस्टिंग लेवल 1 है, तो ये बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग के साथ और आपकी टेस्टिंग की जाएगी, ज्यादा डिटेल में इसके साथ नहीं किया जाएगा। हालांकि पिछले 2-3 पेपर्स की अगर हम बात करें तो वो काफी न्यूमेरिकली एक्सरसाइज में चला गया है, लेकिन बहरहाल आसान है, सेल्स टैक्स पढ़ने के बाद इतना मुश्किल लगता भी नहीं है, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस एरिया जी। इसी तरह से एथिक्स के जो 5 से 10 नंबर है वो कहते हैं भाईजान सिंपल है, आपको फेयर टैक्स लेजिस्लेशन, इक्विटेबल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए, कौन टैक्स लेजिस्लेटर के एथिक्स क्या हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के क्या हैं, जैसे हम एफबीआर कहेंगे, टैक्स पेयर के क्या हैं, और आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर टैक्स प्रैक्टिशनर है तो आपके एथिक्स क्या हैं, इनको थोड़ी सी डिटेल में बात कर लें। प्रोफिशिएंसी लेवल ओके होना चाहिए, लेकिन टेस्टिंग लेवल इसका जनरल सा होगा और 5 से 10 नंबर का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये सिलेबस के आउटकम है, तकरीबन ये पहले भी ऐसे ही थे, पिछले सिलेबस में भी तकरीबन यही लेवल और उसी के मुताबिक वो चल रहा था। अब आपके सामने वो कहता है कि भाईजान मैं अगर आपसे ये शेयर करूं कि आपने प्रोफेशनल स्किल्स आपकी क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इन्फॉर्म जजमेंट्स, मेक डिसीजंस, रीच वेल रीजन कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। मतलब मैं आपको +1+1 नहीं बता पूछूंगा, मैं आपसे मुख्तलिफ सिनेरियोज में जाके जहां आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, कोई टैक्स इशू है जिसको रिजॉल्व करना है, उस पर ओपिनियन देनी है, उस पर जजमेंट देनी है, उस पर यू हैव टू डिसाइड आइदर वे, अपने क्लाइंट को, अपने एम्प्लॉयर को, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। इसी तरह यू हैव टू रिकमेंड द सॉल्यूशन टू द अनस्ट्रक्चर्ड और मल्टी फेसेट जो है ना प्रॉब्लम्स। इसी तरह से रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, न्यू इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो आपसे चेक की जाएंगी इन दिस पेपर। और इसी तरह से एथिक्स और एटीट्यूड के अंदर कि आपका इंक्वायरिंग माइंड है, कलेक्टिंग असेसिंग एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, ये तो ऑब्वियसली एक एथिक्स के रिलेटेड हमने पहले भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होता है कि आपका अनएथिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मतलब वो आपको सिनेरियो दे सकता है कि भाईजान आप टैक्स के इंचार्ज हैं, लेकिन आपका जो डायरेक्टर है, जो जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वो आपसे चाहते हैं कि भाई आप ये काम कर दें ताकि कंपनी को किसी को पता भी नहीं चले, गवर्नमेंट को बिना टैक्स बचाया जा सके, टैक्स अवेड किया जा सके। तो दैट इज द एरिया जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा और उसके मुताबिक आपको फैसला लेना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें आपको प्रोफेशनल और एथिकल वैल्यूज पे भी बात करनी पड़ेगी। इस दफा उसने डिटेल में आपको बता दिया कि इनकम टैक्स लॉ के कौन कौन से सेक्शंस हैं जो आपने ऑलमोस्ट पढ़ने हैं, उनको समझना है। इनकम टैक्स हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, रूल्स 2002 है, इसी तरह सेल्स टैक्स और एफईडीज है। तो आप देख सकते हैं एक उसने कहा इंट्रोडक्शन और सेंट्रल कॉन्सेप्ट में 1 to 3 ये तमाम सेक्शन, मतलब मैं आपको बताऊं ये सेक्शन मैं इसलिए नहीं आपसे बता रहा कि ऑलमोस्ट तमाम सेक्शंस ही आपके इनकम टैक्स के लॉ के एप्लीकेबल हैं और आपको पढ़ने की जरूरत है। हाँ, एक अच्छा काम उसने जरूर कर दिया कि उसने एक समझाने की कोशिश कर दी कि ये अगर टॉपिक्स हैं जिनको आप 1 by 1 जब भी आप इनकम टैक्स का एरिया या सेल्स टैक्स का एरिया मुकम्मल करें तो यू शुड नो अबाउट दीज सेक्शंस जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये 8 सेक्शंस बनते हैं। अगर 8 एरियाज बनते हैं इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक, जिसमें मुख्तलिफ सेक्शंस भी उसने दे दिए हैं। अगर आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे इंशाल्लाह तो यू विल लर्न कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम मतलब मैं आमतौर पे पहले भी हम इस तरह ही करते थे, सेक्शन वाइज चीजों को तैयार कर रहे होते थे, लेकिन अब उसने मजीद स्ट्रक्चर्ड सिलेबस कर दिया है जिससे आप और हम मिलके अपनी वर्क डन को कंप्लीट कर को एनालाइज कर सकेंगे और चेकलिस्ट बना सकेंगे। ऑब्वियसली इनकम टैक्स रूल्स विल बी योर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सिलेबस। तो रूल्स जो हैं वो तमाम जो अबव सेक्शंस मेंशन किए गए हैं वो तमाम रूल्स अप्लाई होंगे। रेलेवेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर ऑफ इनकम टैक्स रूल्स देयर अंडर कोई डबल टैक्स जैसे ट्रीटी, बट ऑब्वियसली कंट्री स्पेसिफिक ट्रीटी आपसे एग्जामिनेबल नहीं होती है।
तो ये इनकम टैक्स की चीजें हैं जो एग्जामिनेबल होंगी। सेल्स टैक्स में अगर आप देखें तो अगेन उसने टॉपिक्स बना दिए 1 to 13 सेक्शन और 73, फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड सेक्शन मेंशन कर दिए, एडमिनिस्ट्रेशन और पेनल्टी से रिलेटेड कर दिए। अब पहले तो होता था कि पेनल्टीज पे, सरचार्ज पे, डिफॉल्ट सरचार्ज पे कैलकुलेशन वाला तो सवाल कभी भी नहीं आता था, लेकिन पिछले जब से ओपन बुक एग्जाम हुआ है वो कैलकुलेशन में चला गया। वो आपसे पेनल्टी तक की बातें पूछता है कि रिटर्न जमा नहीं कराई, फलां काम नहीं किया, बताएं कितनी पेनल्टी होगी। क्योंकि आप ओपन बुक एग्जाम में बैठे हुए हैं तो यू शुड नो, एटलीस्ट यू शुड हैव द मैप ऑल द सेक्शंस, जाके आप उसको बता सकते हैं। तो ये मिसलेनियस सेक्शंस आ गए जी। सेल्स टैक्स रूल्स, ऑब्वियसली जिस तरह लॉ के बाद सेल्स टैक्स रूल्स हैं, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के बाद तमाम रेलिवेंट रूल्स आर जो है ना, कंसर्न रूल्स आर रेलिवेंट और हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। कॉमन प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल टेरिटरी ऑफ लॉज, प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सर्विसेज पे सेल्स टैक्स, तो चाहे वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हो, चाहे पंजाब का रेवेन्यू अथॉरिटी हो, सिल्क बोर्ड हो, जो भी है, उनके तमाम जो कॉमन प्रोविजंस हैं जो उनको आपको समझना जरूरी है। सेल्स टैक्स का अगर एरिया मुकम्मल कर लेते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा काम करने की हमें अल्हम्दुलिल्लाह की जरूरत नहीं रहती। रेलिवेंट नोटिफिकेशन, सारोज वगैरह, ये तमाम चीजें हमारे सिलेबस में शामिल हैं। एफईडी में उसने सिर्फ आपको डिफाइन कर दिया कि एक सेक्शन 1 और 2, 1 2 दो सेक्शन, 1 तो स्कोप इंट्रोडक्शन है और दूसरा जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है, और 3 से लेके 18 तक। तो मैं आमतौर पे कहा करता हूँ कि 1 से लेके 18 तक ये 2 चैप्टर्स बनते हैं आपके एफईडी के, और उसके रूल्स के उसके मुताबिक आपने काम करना है, और उसकी नोटिफिकेशन आपका एरिया है। कोड ऑफ एथिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो हैं, ऑब्वियसली सेक्शन 600.1 से 10 तक, और सेक्शन 602 सब सेक्शन तक 4 तक, तो आप ये सारा मुकम्मल कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, द सिलेबस व्हिच वी हैव टू कवर। इस सारा आपके सामने हमने आपके सामने रख दिया। मैं आपसे फिर कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी लॉ में समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप इस पोजीशन में नहीं है कि application of different law provision in a single scenario, अगर सिंगल सिनेरियो में आपको नहीं आता अप्लाई करना, तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग वीक है। तो ये एक एरिया है, इस पे मैंने आपको कहा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपके साथ हूँ, मेरे नोट्स मेरी जो चीजें आपको मिलेंगी, मेरे लेक्चर्स जो आप सुनेंगे, इंशाल्लाह ताला इसमें तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको। हो आप जब चाहें मुझे राब्ता करें, इस एरिया के अंदर हम इंशाल्लाह मुकम्मल कर सकेंगे। दूसरा जो एरिया है वो मैंने आपसे कहा मैपिंग, कि आपने जो चीजों को मेमोराइज करने वाला काम था वो तो अब खत्म हो गया। अब मेमोराइज तो आपने नहीं करना, लेकिन मैपिंग करनी है डिफरेंट लॉ प्रोविंस की, कहाँ कहाँ पर उसकी एप्लीकेशन है। अगर ये मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूंगा, लेकिन दिस इज द वर्क व्हिच यू हैव टू परफॉर्म, जो आपने परफॉर्म करना है, जिसके थ्रू आपने चलना है। अगर आप चल गए, अगर आप इस पूरे प्रोसेस से इंशाल्लाह गुजर गए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी इस बात की नहीं होगी। ऑब्वियसली जो भी सिलेबस है उसको अकॉर्डिंगली हम कंप्लीट करेंगे। तमाम सिलेबस आपका अवेलेबल होगा, उस पे आप हम मिलकर डिस्कशन भी कर सकते हैं। बट डू रिमेंबर दिस इज अ पेपर व्हिच नीड्स योर अटेंशन एंड एप्लीकेशन। लॉ की एप्लीकेशन का माइंडसेट आपका होना चाहिए। अगर आपको वो लॉ की एप्लीकेशन का माइंडसेट होगा, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह ताला फिर कोई परेशानी आप दोस्तों को नहीं होगी। वजह पता क्या है, फिर आप बड़े आसानी के साथ, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ इस सारे काम को कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा ओपन बुक एग्जाम में मजीद इसमें रिफाइनमेंट आ जाएगी, और इंशाल्लाह ताला गिवन सिलेबस को हम बेहतर तरीके से मुकम्मल कर सकेंगे। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखें हम जो भी सिलेबस कवर कर रहे होंगे, जिस एरिया से भी गुजर रहे होंगे, चाहे वो हेड्स ऑफ इनकम हो, चाहे वो टैक्स क्रेडिट्स हो, चाहे लॉसेस हो, चाहे फॉरेन रेजिडेंट की टैक्सेशन हो, टेक्निकल डिफरेंट एरियाज रिटर्न असेसमेंट में जाके हम बात कर रहे हो, चाहे सेल्स टैक्स की कैलकुलेशंस हो, इनपुट आउटपुट अपॉर्चुनिटी एडजस्टमेंट की बात हो, चाहे एफईडी हो, आप उसके रेलिवेंट पास पेपर्स तो हमने करने ही करने हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो तो हमें आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर 2022। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक उन्होंने हमें आई कैप ने एक प्रैक्टिस किट दी है,
टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस की आपके सामने नजर आ रही है CFAP 5 के लिए। मैं ये चाहता हूं, ये आप हमारा लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट समझते हैं आप कि अगर हमने जो कुछ सीखा, वैसे तो खैर इस दफा इन्होंने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज उन्हें अंदाजा था कि जैसे ग्रुप टैक्सेशन, ग्रुप रिलीफ एक टेक्निकल एरिया है, जैसे आपके सामने अमलगामेशन से रिलेटेड लॉसेस को कैसे डील करना है, इसी तरह से उसकी एक्सरसाइज भी छोटी सी दे दी। पहले ये नहीं होता था, पहले तो सिंपल क्वेश्चन दिए होते थे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, लेकिन अब उसने थोड़ा सा इसको ज्यादा बढ़ा के किताब की शक्ल देने की कोशिश की है। लेकिन चंद एरियाज है, ज्यादा नहीं है, जो ज्यादा टेक्निकल एरियाज है। तो इंशाल्लाह जब हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो इस टेक्निकल एरिया तो आपकी भी समझ में आएगी। जैसे लॉसेस है, एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की एक लॉ हुई है कि आपको कि 10 मिलियन से ज्यादा लॉस टैक्स आपकी इनकम हो तो 50% अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये बातें हमने पढ़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम पढ़ेंगे तो उसकी एप्लीकेशन क्या है, डिविडेंड की टैक्सेशन क्या है, तो बड़े अच्छे तरीके से उसने इस किताब को सामने रखा है। और फिर कुछ ऑब्वियसली क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली पास्ट पेपर से ही हैं। इंडिविजुअल के क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे, AOP टैक्सेशन, कंपनी की टैक्सेशन आपको नजर आ रही होगी। तो ये मुख्तलिफ एरियाज हैं जो आपको आने चाहिए। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ सेल्स टैक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो ये एक लिटमस टेस्ट है। अगर आपको ये कितने क्वेश्चन का लिटमस टेस्ट है, ऑलमोस्ट 176 क्वेश्चंस, पौने 200 क्वेश्चन समझ लें आप। बहुत से थ्योरी के हैं, बहुत से सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। आप यकीन करें ये है वो लिटमस टेस्ट। अगर इस पूरी किट को आप मुकम्मल कर लिया, सोल्यूशन भी अवेलेबल है इसके वजह से, बाय द वे क्वेश्चन भी है, अगर आपने इसको मुकम्मल कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली अंडरस्टैंडिंग क्लियर, वन थिंग, आपकी मैपिंग क्लियर, सेकंड थिंग, और थर्ड इज ICAP की जो ये प्रैक्टिस किट है, इसकी हम जो बात कर रहे हैं, तीन चीजें अगर आपको मुकम्मल हो गई तो इंशाल्लाह ताला मैंने आपको पहले बताया कि इस पेपर में पहली अटेम्प्ट में पास होना कोई मसला नहीं है भाई। थ्रू लेक्चर्स, लॉ की अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, नो इश्यूज। फिर हमें मैपिंग में अगर काफी हद तक, मैपिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका टाइम जाया ना हो ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। आपका एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो फौरन आपको क्लिक करेगा यार ये फलां जगह पे एरिया डिस्कस हुआ है, भूल भी जाए तो जाके पढ़ने को मसला नहीं है। और थर्ड है जी ICAP की प्रैक्टिस किट। ये तीन चीजें हैं वे टू प्रोग्रेस, वे टू सक्सेस, इट इज रोड टू सक्सेस आप कह लें, वे टू सक्सेस कह लें, कि ये तीन चीजें अगर आपने करनी तो इंशाल्लाह ताला आप पास हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। पहले मैं बताया करता था आपको कि भाई आपका इतने % न्यूमेरिकल आएगा, इतने % न्यूमेरिकल नहीं होगा, थ्योरी होगी। अब जो सूरत हाल जा रही है, ऑलमोस्ट 100% पेपर जो है या वो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है of law provisions either in sales tax, income tax or FED, or scenario based एप्लीकेशन है। आपको सिनेरियो में लेके जाएगा और आपसे आपकी ओपिनियन, डिसीजन, कमेंट मांगेगा, एडवाइस मांगेगा। ये दो एरियाज हैं बस। उसके पास अगर कोई एरिया है वो 5 से 10 नंबर वाला एथिक्स का, वो थ्योरी में पूछ लेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं पूछता, उसको भी वो सिनेरियो बेस में लेके जाता है, उसके मुताबिक सवाल करता है। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, वी आर रेडी। आपको भी तैयार होना चाहिए टू पास दिस पेपर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। बट डू रिमेंबर, डू रिकॉग्नाइज कि कौन कौन से चैलेंजेस आपको हैं। चैलेंज नंबर 1, काफी अरसा हो गया टेक्स्ट पढ़े हुए। चैलेंज नंबर 2 इज ओपन बुक एग्जाम। वो ओपन बुक एग्जाम का मतलब वो आपसे डिफरेंट लॉ की प्रूविंग्स अप्लाई करवाएगा, और ऐसी लॉ की प्रूविंग जो आपने बहुत कम पढ़ी होंगी, आम तैयारी में नहीं आती होंगी, वो भी शामिल कर सकता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सेकंड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट 1 में वो बताता है कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है, और वो तकरीबन कोई 100 प्लस 110 20 25 समय लगा ले हैं। आपको याद नहीं रह सकती वो, लेकिन उसमें से वो एक पॉइंट उठाएगा और आपको न्यूमेरिकल में डाल देगा, आपके सिनेरियो में डाल देगा। लेकिन अगर आपने उस पूरी किताब को अच्छे तरीके से मैपिंग नहीं की होगी तो आप यकीन जाने उसको ढूंढते ढूंढते आपका टाइम गुजर जाएगा। एक मुझे याद है जो पहली दफा उसने एग्जाम दिया
तो उसने विद होल्डिंग टैक्स की कुछ रेट्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर का एक अलग रेट था, फला का अलग रेट था, तो उसने उधर जाके वो पॉइंट पूछा, एफईडी के फला शेड्यूल में से फला पॉइंट का उसने सिनेरियो बना दिया, क्योंकि उसे पता है कि आप ओपन बुक एग्जाम में बैठे हुए हैं, वो आपको या तो डिफरेंट लॉ ओपिनियन को इकट्ठा करके आपसे ओपिनियन मांगेगा, या वो उस कोने में से सवाल लेकर आएगा जो कोना आप शायद ओवरलुक कर गए हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कोना, इस कोने में जाकर आपने काम करना था। तो आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज नो सिलेक्टिव, कोई सिलेक्टिव स्टडी मत करें, 100% अपने सिलेबस को कवर करना है हमने 100%, ताकि अल्टीमेटली यू विल बी इन ए पोजीशन कि आप मैपिंग बेहतर कर सकें, अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सकें, और अल्टीमेटली आई कैप की प्रैक्टिस को भी फॉलो करके मुकम्मल कर सकें। दिस इज व्हाट आई कैन से। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की डिस्कशन जो सिलेबस को अनफोल्ड करने में आपके सामने डिस्कशन सामने आई, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह ताला हमारा सफर जो शुरू होगा इस टेक्स्ट का सिलेबस को कवर करने का, उसको आप एंजॉय करेंगे। और मैंने कहा कि ये एक डिस्कशन वाला सब्जेक्ट है, डिस्कशन वाला टॉपिक है, जितनी ज्यादा आप इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे उतना बेहतर, मैं दोबारा कहूंगा, उतना बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी और उतना बेहतर आप इस पेपर पे ग्रिप हासिल कर सकेंगे। डोंट बी वरी, आई एम विद यू फॉर दिस पेपर टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।